हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है और ये वीडियो का पार्ट 3 है, ठीक है। जैसे 1 और 2 अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब पे पहले से ही। आप अगर उसको नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार उसको देख सकते हैं और उसको देखिएगा, तभी ये पार्ट आपको अच्छा से समझ आएगा, ठीक है ना। तो आज रासायनिक बंधन के प्रकार उसके बारे में देखेंगे, उसका डिफिनीसन, उसके बाद खनिज गैस के बारे में, कौन कौन अवस्था में धातु पाया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था शुरू से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। थोड़ा रिविजन एक बार हो जाए कि धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, धातु क्या होता है इसको पढ़ाते हैं। अधातु का सेम भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अधातु क्या होता है, आघातु और तथा तन्यता क्या होती है। सबसे तन्य धातु कौन होता है, 1 ग्राम सोना से कितना बना सकते हैं, और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके बनाते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम में तीनों को भी डुबा कर रखा जाता है, क्यों, केरोसिन तेल में। उसके बाद सोनोरस था कुछ टॉपिक्स, उसके बाद अणु था, उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ के बारे में था, ठीक है ना। ठीक है, तो आज करेंगे बात कि रासायनिक बंधन कब बनेंगे, ठीक है ना। रासायनिक बंधन कब बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला आता है कि रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से, ठीक है। और सेकेंड आता है साझा करने से भी, साझा करने से भी बनता है, ठीक है ना। साझा करने से, ठीक है ना। तब क्या बनता है, रासायनिक बंधन बनता है। तो दो प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से बनेगा और एक क्या बनेगा, एक साझा करने से बनेगा, ठीक है। रासायनिक बंधन तब बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके प्रकार का बात की जाएगी, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार, ठीक है। रासायनिक बंधन के प्रकार देखेंगे तो रासायनिक बंधन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार का, 2। रासायनिक बंधन, देखिए रासायनिक बंधन के प्रकार, ठीक है ना। तो ये जो होता है रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होता है। एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन, या इसी का नाम है एक आयनिक बंधन। इसी का नाम है किसका, रासायनिक बंधन का है, ठीक है ना। और सेकेंड होता है सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। तो वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है और सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशन और इस पर उदाहरण भी बनाएंगे। बट अगर रासायनिक बंधन पूछे तो 2 प्रकार के, वैद्युत संयोजक या इसी का नाम है आयनिक बंधन, सेकेंड में सहसंयोजक बंधन होता है। अब देखिए वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे जैसे बोलेंगे आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन क्या है, आयनिक बंधन, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण आदान प्रदान स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है ना, या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह एक, इसका और बड़ी भाषा देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के त्याग और या ग्रहण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। इतना समझिए आप, इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हो रहा है यहाँ पर। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक लिखते हैं एग्जाम्पल में, सीधा से यहाँ पर अगर समझिए आयनिक बंधन या इसी का नाम है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन का बात करें, आयनिक बंधन का, तो इसमें क्या होता है, एगो धातु रहता है तो एगो क्या रहता है, अधातु, ठीक है। धातु जो होता है, धातु ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग।
और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण। ठीक है, तो ये त्याग करेगा तो इस पर प्लस चार्ज रहेगा, धातु पर कौन चार्ज रहेगा, प्लस, और ये ग्रहण करेगा तो इस पर कौन चार्ज रहेगा, माइनस। कहने का मतलब है कि जो त्याग करता है, जो जिसके पास पैसा है वो अगर दे रहा है तो उस पर प्लस रहेगा, और जो पैसा लेगा उस पर क्या रहेगा, माइनस। तो वैसे ही समझिए कि अगर ये त्याग करेगा, इसके पास पैसा ज़्यादा है, अगर ये किसी को दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज, और ये ले रहा है तो इस पर कौन चार्ज रहेगा, माइनस। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं ए ने। ठीक है, एग्जाम्पल में देते हैं आपको, एग्जाम्पल में आपको देते हैं इन्हें आप प्लस लिखते हैं यहाँ पर Cl। ये धातु है और ये क्या है, अधातु। ठीक है, तो Na अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो Na जो होता है पहला कक्षा में 2, इसके 11 परमाणु संख्या होती है, तो पहला कक्षा में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके कक्षा में कितना आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है ना, 2 8 1। और अगर क्लोरीन निकाले इसका 17 होता है, तो पहला कक्षा में 2, इसमें 8, इसका 7। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 चाहिए, इसको 7 चाहिए, तो किसको देना आसान पड़ेगा, इसको। तो क्या करेगा, ई सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पर क्या हो जाता है, माइनस। तो इसी से मिलकर क्या बन जाता है, NaCl, Cl पे माइनस Na पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह आयनिक बंधन आदान प्रदान करता है, क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण करता है। तो धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और अधातु में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। समझ गए इतना, बस। आप इसको देखिए वैल्यू समझिए कि आयनिक बंधन का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे लिखे हैं वैसे लिख भी सकते हैं, परिभाषा भी, और जैसे सेम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक और लिखते हैं, यार चलो भाई, यहाँ एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जिसे लिखते हैं CaO। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या अगर बात की जाए तो 20 होता है। तो पहला कक्षा में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, और थर्ड में चौथे में कितना होगा, 2, मतलब लास्ट में 2 हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 होता है, सेकेंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है, तो 10 गुना 8 हो गया, और लास्ट में 2 हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या 8, तो 2 और ये कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए इसको अष्टक करने के लिए 6 को चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 2 को चाहिए। इसको देना आसान पड़ेगा, तो क्या करेगा, कैल्शियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। तो Ca 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इस पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा, और तब यहाँ से क्या बन जाएगा, Ca प्लस O मिलकर क्या बनेगा, CaO बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का सूत्र होता है, समझ गए। ये किस में होता है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन में। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। समझ गए। उसके बाद आता है सहसंयोजक बंधन आता है। ठीक है, रासायनिक बंधन के सेकेंड प्रकार, इसका नाम है क्या, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना, ठीक है। तो जब लिख सकते हैं, जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बनने वाले बंधन को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है ना, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। समझे, क्या समझे, सहसंयोजक बंधन जब इसमें साझा होता है, साझेदारी, जिस तरह हम बोल सकते हैं एक पार्टनरशिप ही, कि अगर मानते हैं दो व्यक्ति हैं, पार्टनरशिप का मतलब यही ना हुआ, ये अगर मानते हैं दो व्यक्ति हैं, दो मानते, तो ये क्या करेगा, अगर दोनों एक साथ मिलकर दुकान खोला, ठीक है, तो अगर 300 रुपये नफा हो रहा है तो सीधे सीधे 150 इसको मिलेगा, 150 इसको मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में दुकान है। तो उसी तरह इसमें साझेदारी होता है, जितना वो देगा जितना इसको भी लेना पड़ेगा। तो सहसंयोजक बंधन में जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अधातु मिलेगा। इस सहसंयोजक बंधन में क्या क्या मिलता है, अधातु प्लस अधातु, इसमें दोनों अधातु रहेगा, उसमें एक धातु था, एक तो क्या था, अधातु, तब बनता है क्या, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। लेकिन इसमें दोनों में अधातु होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी लिख दिए वो हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके बाद में कितना है, 1 है।
तो इसको अष्टक पूर्णक के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए यहाँ पे, इसको यहाँ पर लेते हैं एगो इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ई बोलेगा तुम हमको दे दो, तो ई इससे ले लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो ई लिया तो ई भी कहेगा तू हमको दे दो, मेरा भी पूरा हो जाएगा, तो ई इससे ले लेगा। तो इस तरह ऐसे साझेदारी होता है किसमें, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन में। यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, एगो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। यहाँ पर H2 बन रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। इसका नाम पड़ जाता है एकल संयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। जैसे एक और लिखते हैं, एक पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन O2 को ले लिए, ठीक है, O का ले लिए 2। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, मालूम है आपको कितनी होती है, बताइए कितनी होती है, 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, O8 था, पहला कक्षा में 2, सेकेंड में 6। तो इसको 6 से दर्शाएंगे, यहाँ 2 4, यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे भी दर्शा देते हैं 2 4 6 दर्शा दिए, 6 को ले दिए। अब अष्टक पूर्णक के लिए 2 और चाहिए, 8 को चाहिए इसको, तो 2 को इससे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा हो गया। लेकिन ई भी कहेगा हमको भी दे दो, क्योंकि पार्टनरशिप बोलना है, साझा बोलना है, तो ई भी इससे ले लेगा। तो यहाँ पर O2 के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका नाम पड़ जाएगा द्विक सहसंयोजक बंधन, समझे। तो ऑक्सीजन के बीच एगो बॉन्ड रहता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एगो बॉन्ड रहता है और ऑक्सीजन के बीच क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, समझे। हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी रहता है, एगो बॉन्ड, और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी रहता है, क्या बॉन्ड रहेगा, 2 बॉन्ड रहेगा, ये समझे। उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड में N2 लेते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 5 होती है व्यात्म कक्षा में। ऐसे तो इसकी परमाणु संख्या होती है 7, लेकिन व्यात्म कक्षा में बात करें नाइट्रोजन की, तो पहला कक्षा में 2, सेकेंड में 5। तो यहाँ पर 5 को सजाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर भी N लिख दिए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, इसको कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक बोल सकते हैं अच्छा दिखने के लिए ऐसे रख रहे हैं। यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे दे सकते हैं। यहाँ दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करके इसको 5 हुआ तो इसको 3 को चाहिए, अष्टक पूरा लेते हैं, 3 को इससे ले लेगा, ठीक है, और ई इससे ले लेगा, बस हो गया अष्टक पूरा। तो यहाँ पे जो हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन कई प्रकार के, 3, एकल द्विक त्रिक, सब में लास्ट में सहसंयोजक बंधन लगा देंगे। तो यहाँ पे N और N के बीच कितना बॉन्ड, 3 को बॉन्ड, क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, इसलिए क्या बॉन्ड हो जाएगा, 3 को, समझे। तो ये था सहसंयोजक बंधन, कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब इसी के प्रकार देखते हैं, सेम यही, हम तो प्रकार बताइए दिए, लेकिन एक बार और देखते हैं प्रकार, चलिए बताते हैं। इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको परिभाषा ये वाला है। देखिए, चलिए उसके बाद आता है सहसंयोजक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के, ई जो होता है 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, सेम क्वेश्चन उतार देंगे, एकल खाली लगाना। सेकेंड में द्विक सहसंयोजक बंधन, थर्ड में त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो इसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एकल में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जैसे हम क्या देखे थे, हाइड्रोजन देखे थे। द्विक में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, जैसे हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीजन देखे थे। और त्रिक में कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का। त्रिक में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाएगा, समझे इतना। तो ये जो था धातु एवं धातु का रासायनिक बंधन के प्रकार था। आप प्रकार भी देखिए और उसका भी प्रकार देख लिए, किसका, सहसंयोजक बंधन का भी प्रकार। अब चलिए अगला टॉपिक आता है, लेकिन इसमें 1 2 देते हैं बनाने के लिए, आप थोड़ा बना के दिखा सकते हैं। आप प्लीज़ बना के भेज सकते हैं कि हाँ बन गया, जो भी मेरे वीडियो को देखें वो, जैसे
CO2 का, ठीक है ना। आप बना के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन देते हैं 3 को, CO2, सेकेंड में NH3, थर्ड में CH4 और चौथा में है H2। आप इसका बना के दिखा सकते हैं। जैसे वो हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पर H2 का बनाते हैं, तो यहाँ पर H2 है तो O बीच में कर दिए, H बाहर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका एक कौन होता है तो एक कौन बोलते हैं, इसका 6 होता है ना, तो 2 4 5 6, तो इसको 2 को पूरा करने के लिए चाहिए तो 2 को इससे ले लेगा, 1 इससे ले लेगा, पूरा हो गया। लेकिन इसको तो 2 को चाहिए ना, तो इस सबसे ले लेगा। यहाँ पे साझेदारी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आप बना के दिखा सकते हैं। ये आप 3 को बनाइएगा, ठीक है। बना के प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आपसे बने तो, नहीं तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए अब मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक शुरू होता है धातु की कुछ देखो, सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक, सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक बंधन जहाँ होता है, सहसंयोजक जहाँ बंधन होता है, तो सहसंयोजक बंधन वाले यौगिक जो होते हैं ना, यौगिक उसका नाम पड़ गया है सहसंयोजक यौगिक। अब कुछ सहसंयोजक यौगिक हम लिखेंगे, उसका फार्मूला है, आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना, कहलाते हैं। जैसे हम कुछ सहसंयोजक यौगिक लिख रहे हैं, कुछ लगभग लिखेंगे, आप प्लीज़ उसको याद जरूर कीजिएगा। जैसे यौगिक है और यहाँ पे लिखा गया नीचे सूत्र है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं मीथेन, तो इसका सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र CH4। एथेन लिखते हैं, एथेन, तो क्या होता है इसका सूत्र C2H6, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन, तो C4H10 इसका सूत्र है। प्लीज़ एक बार याद जरूर कीजिएगा इसको। अगर हम लिखते हैं जल का, तो H2, इसको तो मालूम नहीं है तुम आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड को तो मालूम है, अमोनिया का मालूम है। एथिलीन लिखते हैं, एथिलीन का जो हो जाता है C2H4, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ग्लूकोज का तो C6H12O6, ठीक है। और एक लास्ट लिखते हैं यूरिया, तो NH2CO, ठीक है ना। प्लीज़ अभी कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 को याद कर लीजिएगा। मीथेन CH4, एथेन C2H6, ब्यूटेन C4H10, जल का H2O, एथिलीन का C2H4, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, और यूरिया का NH2CO होता है, ठीक है ना। कि सहसंयोजक बंधन वाले जो यौगिक होते हैं, जो बनते हैं, उसी को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक है और उसका सूत्र है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे पूछ देता है मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो बस बता दीजिएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज का तो बता दीजिएगा। तो इसलिए आप इसको एक बार लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब अगला टॉपिक आता है अगला, चलिए अगला टॉपिक्स देखिए। इसके बाद जो टॉपिक आता है अगला, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति है, ठीक है ना। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। धातु तो हम बताते हैं 92 से 94 को धातु है 118 तत्व में। तो 2 प्रकार से प्रकृति में धातु की उपस्थिति है। एक है मुक्त अवस्था में, कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और एक जो होता है संयुक्त अवस्था में, समझे। एक मुक्त अवस्था में और एक क्या होता है संयुक्त अवस्था में। तो अगर मुक्त अवस्था का परिभाषा पूछा जाए तो वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु की ऑक्सीजन O2, CO2, जलवाष्प, नाइट्रोजन N2 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है ना धातु, उस पर इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे में 3 धातु जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है
एक का नाम है एजी। एजी से क्या होता है? सिल्वर। सोना, एयू से सोना। और एक होता है पीटी से प्लेटिनम। ये जो धातु होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। CO2 जल वाष्प और N2 का, O2 का, ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये इस पर पड़ता है, ठीक है ना। इस पर पड़ता है O2 का, CO2 का, जल वाष्प का, N2 का प्रभाव इस पर क्या होता है? पड़ता है, मतलब इसके साथ पाया जाता है, मतलब इसके साथ अभिक्रिया कर सकती है, इतना आप समझिए। जैसे में हम बोल सकते हैं लोहा Fe, फेरम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद कैल्शियम, ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल में। तो जो धातु मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि जिस पर इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो तीनों धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसका सूत्र है। और संतृप्त अवस्था का मतलब हुआ कि इस पर ये अभिक्रिया कर सकती है, O2, CO2 और N2 के साथ अभिक्रिया कर सकती है। जैसे लोहा देखें, सोडियम देखें, मैग्नीशियम देखें, ऐसे भी इसको क्रिएशन दरमियान लोहा कर सकते हैं। लोहा को भी परत चढ़ाकर, लेप लगाकर या जस्तीकरण करके इसको रखा जाता है, नहीं तो इस पर भी प्रभाव इस सबका पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रकृति में धातु की उपस्थिति कितने प्रकार से है? 2। एक है मुक्त अवस्था में और एक क्या है? संयुक्त अवस्था में, समझ गए। इसके बाद टॉपिक आता है खनिज एवं अयस्क के बारे में। थोड़ा सा ये लास्ट टॉपिक है खनिज एवं अयस्क इस चैप्टर का। ठीक है, खनिज पानी है, खनिज एवं अयस्क। खनिज एवं अयस्क के बारे में, ठीक है ना। नहीं कर रहे। चलिए खनिज एवं अयस्क के बारे में, ठीक है ना। एक तरफ है खनिज एवं क्या है? अयस्क, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? मिनरल्स एंड ओर्स बोल सकते हैं। खनिज में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि खनिज क्या होता है? खनिज, ठीक है ना। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धात्विक ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में कौन कौन खनिज आता है? CaCO3, ZnS, उसके बाद NaCl, ये सब क्या है? खनिज है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान, पृथ्वी की जो परत में विद्यमान धातु युक्त अगर ठोस पदार्थ है उसको सीधे क्या बोल देंगे? खनिज। लेकिन अगर अयस्क की बात की जाए, अयस्क का, किसका? अयस्क का, देखो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या विद्यमान होता है? प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है। सबसे पहले प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान रहता है, ठीक है। उसके बाद जिसे कम खर्च में एवं सरलता से प्राप्त की जा सके उसी का नाम क्या है? अयस्क। क्या नाम है? अयस्क, ठीक है ना। एक क्वेश्चन याद करने वाला है नोट में कि सभी अयस्क जो होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क क्या हो सकते हैं? खनिज होते हैं। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। अब इसको याद करने से पूछता है क्वेश्चन कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, हाँ कि नहीं, मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं तो नहीं, कि हाँ सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, बोल सकते हैं होते हैं। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्या है कि खनिज जो है पृथ्वी की परत के अंदर विद्यमान है, धातु ठोस पदार्थ, उसको खनिज बोल दिए। लेकिन अगर उसको निकालना है तो उसमें धातु प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है ना। कम खर्च में सरलता से प्राप्त की जा सके, तभी तो उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं,
सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अयस्क जो है सभी अयस्क क्या हो सकते हैं? खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन सभी खनिज क्या नहीं हो सकते हैं? अयस्क। ये सभी के अयस्क नहीं हो सकते। क्या है कि इसमें खनिज अगर निकालना है, लेकिन अगर उसमें धातु प्रचुर मात्रा नहीं है, तो उसको अयस्क थोड़ी ना बोलेंगे। तो इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। उसके बाद कल इसका धातुकर्म पढ़ेंगे, धातुकर्म के सिद्धांत, अयस्क के सांद्रण की विधियाँ, उसके बाद निष्ठापन भर्जन, ये सब कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज देखें रासायनिक बंधन के कब बनेंगे, रासायनिक बंधन के प्रकार, और उसके बाद धातुओं की प्रकृति में अवस्था कितनी कितनी है, और उसके बाद पढ़े थे अयस्क एवं खनिज एवं अयस्क के बारे में। धातु के प्रकृति में विद्यमान धातु ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे NaCl CaCO3। अयस्क प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो और जिसे कम खर्च में और सरलता से प्राप्त की जा सके, उसी को अयस्क बोलेंगे। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लिखिए, और जो बोले हैं उसको लिख सकते हैं, कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं अपने से। और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पिछले वाला वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर नए वीडियो में प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।